विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मांग का अर्थ, मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग अनुसूची एवं मांग वक्र का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे मांग के अंतर्गत। कि हमने कहा था कि जो मांग वक्र है वो मांग वक्र को एक पूर्व में हमने मांग अनुसूची के द्वारा मांग वक्र बनाया था, तो मांग वक्र को एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया था। लेकिन साधारणतः मांग वक्र इस प्रकार का नहीं होता है। मांग वक्र साधारणतः नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ एक वक्र होता है। और ये नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ क्यों होता है, इसके क्या कारण है ना, या मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो मांग के नियम के लागू होने के कारण अथवा वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ने के जो कारण हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उनमें सबसे पहला है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक वस्तु की कीमत घटती है और अन्य वस्तुओं की कीमतें, जैसा कि हमने माना था, स्थिर बनी रहती है, तो वो वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है, जिससे उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के स्थान पर कुछ सीमा तक इसका प्रयोग करने लगते हैं। जैसे हम मान लें कि केला और संतरा दोनों ही 40 रुपये किलो है। अब हम केले की मांग की बात करते हैं और अगर केले की कीमत घट करके मान लीजिए 30 रुपये हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पहले 1 किलो केले में 1 किलो संतरा आता था, लेकिन अब चूंकि 1 किलो संतरा की कीमत में 1.25 किलो केले आ रहे हैं, तो ये अन्य जो की वस्तु है उसकी तुलना में ये केला सस्ता हो गया है, जिससे उपभोक्ता जो है अन्य वस्तुओं के स्थान पर, यानी अब संतरे के स्थान पर कुछ सीमा तक केले का प्रयोग करने लग जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि केले की मांग मात्रा बढ़ जाएगी। इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि अगर मान लें हम कि चाय की कीमत घट जाती है, तो इससे चाय अन्य वस्तुओं जैसे जो कॉफ़ी है उससे अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है। इससे भी उपभोक्ता कॉफ़ी के बजाय चाय का उपभोग बढ़ा देते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, और इसके कारण एक वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा फिर प्रभाव है आय प्रभाव। जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो उस उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया था, अगर केले की कीमत 40 रुपये से घट करके 30 रुपये हो जाती है, तो अब उसके पास 1 किलो केला खरीदने के बाद 10 रुपये बच जाते हैं। तो इस प्रकार से उसकी जो है वास्तविक आय बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई वास्तविक आय को वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा। इसमें माना जाता है कि वह इस वस्तु की, वह अन्य वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा खरीदने की स्थिति में आ जाता है। अब वो चाहे तो केले की 1 किलो से ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है, या अन्य वस्तु वो जो संतरा ले रहा था उसकी मात्रा ज़्यादा खरीद सकता है। तो इस प्रकार से वो किसी भी वस्तु की ज़्यादा मात्रा भी खरीद सकता है। इसे हम आय प्रभाव कहकर पुकारते हैं। हम मान लें कि एक व्यक्ति जो है कि 16 रुपये प्रति किलो के भाव पर 10 किलो चीनी प्रति माह उपभोग करता है, यानी 160 रुपये खर्च करता है। अब यदि चीनी का भाव घट करके 50 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो वो 10 किलो चीनी ही खरीदता रहे, तो उसका चीनी पर वह 160 रुपये होता था, जो अब घट करके 150 रुपये हो गया। इस प्रकार उसकी वास्तविक आय 160 माइनस 150 इजिकल टू 10 रुपये बढ़ी हुई मानी जा सकती है। अब इन बढ़े हुए 10 रुपयों में वह कुछ मात्रा चीनी की अधिक खरीद सकता है और शेष राशि अन्य वस्तुओं पर भी खर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से आय प्रभाव के कारण भी एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसका कारण है कि कम कीमत पर नए क्रेता आ जाते हैं। ये एक साधारण सी बात है कि पहले के भावों पर जो उपभोक्ता वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं थे, वे अब घटे हुए भावों पर वस्तु की मांग करने लगते हैं, जिससे कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्रेताओं की संख्या के बढ़ने से भी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि जब जैसे वर्तमान में जो सेव है, एप्पल जो है वो अभी 100 रुपये किलो के आसपास आ रही है, लेकिन जैसे ये एप्पल जब 50 रुपये किलो और 40 रुपये किलो हो जाएगी तो उसकी बिक्री की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो लोग 100 रुपये किलो में नहीं खरीद पा रहे थे या असमर्थ थे, वो लोग भी जब इसके भाव कम हो जाएंगे, 50 रुपये किलो हो जाएंगे, तो इसको खरीदने में समर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कम कीमत पर नए क्रेता भी जुड़ जाते हैं।
इसका नेक्स्ट है फिर कि उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए भी कीमत को घटने पर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। हम आगे जाकर देखेंगे कि उपभोक्ता जो है वो अपना व्यय अगर दो वस्तुओं पर व्यय करता है तो संतुलन की स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसके लिए एक सूत्र आएगा जो हम आगे अध्ययन करेंगे, या मैं बस शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी x बटा पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y बटा पी वाई। ये एक उपभोक्ता के लिए संतुलन की स्थिति होती है, यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में, एम का मतलब है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग देने से जो परिणाम आता है वह वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग देने से परिणाम आता है उसके बराबर होना चाहिए, तभी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में माना जाता है। अब हम मान लें कि अगर एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है तो ऐसी स्थिति में ये संतुलन बदल जाएगा, है ना। अब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटा पी एक्स जो है की मात्रा मार्जिनल यूटिलिटी बटा पी वाई बटा पी वाई से अधिक हो जाती है, तो इससे संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है। इसे ठीक करने के लिए या वापस संतुलन की स्थिति में लाने के लिए उपभोक्ता को एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाना होगा, जिससे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स जो है उसकी मात्रा घटेगी, और ऐसा उस समय तक किया जाना चाहिए जब तक कि वापस अंत में एम यू एक्स बटा पी एक्स बराबर एम यू वाई बटा पी वाई न हो जाए। तो ये एक उपभोक्ता के संतुलन के लिए शर्त होती है। इसको पूरा करने के लिए भी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण मांग का नियम लागू होता है या कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मांग में परिवर्तन। मांग वक्र के संबंध में कुछ शब्दों को लेकर के प्राय भ्रम होता है, इसलिए यहाँ इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने और स्वयं मांग वक्र के ऊपर नीचे खिसक जाने, इन दोनों स्थितियों में अंतर होता है। आपके सामने जो रेखा चित्र है इसमें देखिए डी जो है प्रारंभिक मांग वक्र है नीचे वाला। इस वक्र के ए बिंदु पर जाने का अर्थ है कि कीमत के OP1 से घट करके OP2 हो जाने पर, है ना, जब हम ए से बी पर जाते हैं तो कीमत P1 से घट करके P2 हो जाती है। मांग की मात्रा भी OX1 से बढ़ करके OX2 हो जाती है। इसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहेंगे। जैसे ही हम इधर आएंगे कि ये कीमत घटी है तो मांग की मात्रा इतनी बढ़ी है, तो इसे हम कहेंगे मांग की मात्रा में वृद्धि होना, या इसे मांग का विस्तार भी कहा जाता है। यदि हम इसी प्रकार से बी बिंदु से ए बिंदु पर जाते हैं तो इसे मांग की मात्रा में कमी अथवा मांग का संकुचन कहा जाता है। तो जब हम एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो यह मांग के नियम को दर्शाता है, क्योंकि इसमें अन्य बातों के समान रहने पर केवल एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव ही उसकी मांग की मात्रा पर देखा जाता है। जैसा कि हमने देखा, कीमत जब हम ए से बी पर आते हैं तो कीमत कम हुई तो मांग मात्रा बढ़ी, जब हम बी से ए पर आते हैं तो कीमत बढ़ी, इसलिए मांग मात्रा OX2 से घट करके OX1 हो गई। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि अर्थशास्त्र में जो है मांग शब्द संपूर्ण मांग वक्र का सूचक होता है। तो मांग के परिवर्तन का आशय संपूर्ण मांग वक्र के ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाने से लगाया जाता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में डी से दाईं और D1 पर आ जाने से मांग में वृद्धि कह करके हम पुकारते हैं। इसमें OP1 कीमत पर ही मांग की मात्रा बढ़ गई है, अथवा पहले नीची कीमत पर जो मांग की मात्रा थी अब ऊंची कीमत पर उतनी ही मांग की मात्रा हो गई है। अब जैसे ऊपर के चित्र में डी मांग वक्र पर OP2 कीमत पर मांग की मात्रा OX2 थी, जो मांग वक्र में D1 पर आ जाने से OP1 पर भी उतनी ही अर्थात OX2 रह गई है। ऐसा मांग वक्र को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों के परिवर्तन के कारण होता है, जैसे आमदनी का बढ़ जाना, OP1 कीमत पर वस्तु की पहले से अधिक मात्रा का खरीदा जाना मांग में वृद्धि का जो है द्योतक होता है। ऐसा रुचि में बढ़ जाने के कारण
जनसंख्या के बढ़ जाने के कारण या आय के वितरण के बदल जाने व अन्य कारणों से भी मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे उनमें अगर परिवर्तन होता है तो संपूर्ण मांग वक्र बदल जाता है और हम दूसरे मांग वक्र पर चले जाते हैं। जब हम डी मांग वक्र से डी वन मांग वक्र पर जाते हैं तो इसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि। और जब हम डी वन मांग वक्र से डी मांग वक्र पर आते हैं तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे मांग में कमी। तो देखिए दो तरह के जो इसमें वो देखने को मिलते हैं हमें। जब हम एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे यानी ए से बी की तरफ आते हैं तब ये मांग में विस्तार होता है या मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। जब हम एक ही मांग वक्र पर नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे हम बी से ए पर जाते हैं, तो ये मांग में संकुचन अथवा मांग की मात्रा में कमी कहलाता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे मांग वक्र पर जाते हैं, डी से हम डी वन पर जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि। या हम डी वन से डी मांग वक्र पर आते हैं तो इसे हम कहेंगे मांग में कमी। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि एक मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने से अन्य बातें स्थिर मानी जाती है, यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व स्थिर माने जाते हैं, लेकिन अन्य बातों के परिवर्तन का प्रभाव स्वयं मांग वक्र के ऊपर या नीचे को खिसकने के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार से मांग में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिक मांग वक्र के द्वारा बाजार मांग वक्र निकालना या व्यक्तिक मांग के द्वारा बाजार मांग को निकालना। अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसमें हमें एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु के मांग वक्र व बाजार में उस वस्तु के मांग वक्र के संबंध को देखना चाहिए। हम मान लें कि एक वस्तु के केवल दो उपभोक्ता ए और बी है बाजार में और उनकी मांग की अनुसूचियां जो इस सारणी में आपके सामने दी गई है वो है। ऐसी स्थिति में विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग की मात्राओं को जोड़कर हम बाजार का मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें वस्तु की कीमत दी हुई है, दो ही उपभोक्ता हैं बाजार में ए और बी और दोनों ही मांग करते हैं। जब वस्तु की कीमत 4 रुपये होती है तो ए 10 इकाई की मांग करता है और बी 0 की। इसी प्रकार से वस्तु की कीमत घट करके जब 2 रुपये हो जाती है तो ए 50 इकाई की मांग करता है और बी 40 इकाई की। अगर हम इन दोनों ए और बी की मांग को जोड़ लें तो हमारे सामने अगले जो कॉलम में है बाजार की मांग वो आ जाएगी 10 + 0 10, 15 + 5 20, 25 + 10 35, 30 + 20 50, 40 + 30 70 और 50 + 40 90। तो इस प्रकार से हमारे पास बाजार की मांग आ जाती है। अब अन्य कीमतों पर ए और बी की विभिन्न मांग की मात्राओं को जोड़कर जो हमने अंतिम कॉलम निकाला है वो विभिन्न कीमतों पर बाजार में मांग की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अगर इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा समझना चाहें तो हम रेखा चित्र के द्वारा भी जोड़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें ए और बी दोनों के मांग वक्र बनाने पड़ेंगे और उनको फिर ज्यामितीय रूप से हमें जोड़ना पड़ेगा। उसको हम अगले रेखा चित्र में देखेंगे कि ये मैंने मांग वक्र बनाए हैं। पहला ए का मांग वक्र है और बी का मांग वक्र है और जो ई है वो बाजार का मांग वक्र है। ये जो मांग अनुसूची पूर्व में हमने ली थी ये वाली, इसी को लेकर के और ये वक्र बनाए गए हैं। तो जब वस्तु की कीमत देखिए सबसे ऊपर 4 रुपये है तो ऐसी स्थिति में ए की मांग 10 इकाई है और बी की मांग 0 है। तो इसी को आगे देखिए बाजार मांग वक्र में हमने डी बिंदु पर लिया है, यानी 10 के बराबर की दूरी को हमने लिया है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत 2 रुपये हो जाती है तो ए के लिए मांग 50 इकाई हो जाती है, जैसा कि इसमें है यहाँ पर ये देखिए ये 50 हो जाती है और बी के लिए वस्तु की मांग ये 40 इकाई रहती है। तो इन दोनों रेखाओं का यानी इस रेखा का प्लस इस रेखा को अगर हम जोड़ें कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ लें तो हमें एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा। पहले हमने इसका ये 0 है यहाँ पर तो 0 + 10 10 ले लिया यहाँ। तो अगर इनको हम जोड़ लें तो ऐसी स्थिति में जोड़ करके और आगे ला सकते हैं तो हमें 2 बिंदु ये प्राप्त हो जाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो हमें डी बाजार का मांग वक्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है व्यक्तिक उपभोक्ताओं के मांग वक्र से बाजार के मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मांग है उस मांग में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। जब हम एक ही मांग वक्र पर होते हैं तो मांग में विस्तार व मांग में संकुचन होगा। जब हम एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर जाएंगे तो मांग में वृद्धि या मांग में
कमी होगा। इसी प्रकार से वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच जो विपरीत संबंध है वो किन कारणों से होते हैं, उनका भी हमने अध्ययन किया है। प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, कम आय पर नए क्रेता और उपभोक्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से फिर हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्तिगत मांग वक्रों के द्वारा हम बाजार मांग वक्र को निकाल सकते हैं, या व्यक्तिगत मांग के द्वारा बाजार में कुल मांग का पता कर सकते हैं।